भारत मंच की ओर से आयोजित इस फेसबुक लाइव पृष्ठ पर आज राजनीति का स्वदेशीकरण शीर्षक से आयोजित इस कार्यक्रम में आप सबको महात्मा गांधी की भारत की पहली कर्मभूमि चंपारण से प्रणाम करता हूं। सर्वप्रथम आज इस स्वदेशी आत्मनिर्भर मंच पर मुझे अवसर प्रदान करने के लिए श्री मनीष सिन्हा जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस कोविड-19 के संकट के समय आप सब यथास्थान सुरक्षित होंगे, सानंद होंगे, स्वस्थ होंगे और भारत सरकार और राज्य सरकारों के स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए स्वयं को भी संक्रमण से बचा रहे होंगे, औरों को भी संक्रमण से बचा रहे होंगे। भारत में हम विश्व के समक्ष जब एक कल्पना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो सबसे पहली प्रार्थना यही करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सब सुखी रहें, सब निरोगी हों। आरोग्यम परमम सुखम कहा, इसलिए सब आरोग्य में रहें। हमारी भारत की सरकार ने आरोग्य से संबंधित एक ऐप प्रारंभ किया, उसका नाम भी आरोग्य सेतु रखा। तो इस माध्यम से मैं सबसे पहले सचमुच में हृदय से आप सबके स्वास्थ्य की कामना करता हूं। ये बहुत कठिन समय है। कोविड-19 की आपदा विश्व के समक्ष एक ऐसी वैश्विक त्रासदी के रूप में आई है जिसका दूर दूर तक अनुमान किसी ने नहीं किया था। ऐसी कोई कल्पना नहीं जानता था कि इस प्रकार का संकट सबके सामने आएगा। और मैं आपसे यह कह सकता हूं कि विश्व भर में अपने आर्थिक वैभव का उद्घोष करने वाले और सैद्धांतिकी और वैचारिकी में भी 1990 के बाद, वामपंथ के अवसान के बाद, पूंजीवादी व्यवस्था के उत्कर्ष का जयघोष करने वालों ने भी इस कोविड आपदा के समय स्वयं को प्रकृति के समक्ष नतमस्तक देख लिया और सारी आर्थिक समृद्धि रखी रह गई, सब बंद हो गए। ऐसे में भारत सहस्रों वर्षों की परंपरा, सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, काव्य, दर्शन का देश विश्व के सामने कुछ नया कह सकता है, कुछ पुराना गा सकता है, उसमें से कुछ और नया निकल सकता है। यही कल्पना स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत मंच ने की है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने इस संकट को अवसर के रूप में परिवर्तित करने का सबसे आह्वान किया है और आज हम राजनीति के स्वदेशीकरण विषय पर कुछ बातचीत करेंगे। मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूं और राजनीति को प्रायशः सामान्य रूप में लोग अच्छे अर्थ में नहीं लेते। हमने आपने देखा है कि समाज के किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति से जो केवल अपने आजीविका के दायित्व में या जिस कार्य में लगा हुआ है उस कार्य में लगा रहता है, उससे कोई इस प्रकार की बात आप करते हैं तो वो कहता है भाई मुझे इस राजनीति में नहीं पढ़ना है। किसी संस्था की कार्यप्रणाली की जब हम आलोचना करते हैं तो कहते हैं वहां बड़ी राजनीति है। बहुत सारे राजनीति में काम करने वाले लोग जो राजनीतिक क्षेत्र में ही जीवन यापन करते हैं, जिनकी आजीविका भी, जिनकी पद प्रतिष्ठा, सम्मान, अनुभव भी सब राजनीति से ही प्राप्त होता है, वो भी अनेक मामलों में कहते हैं कृपया इस मामले में राजनीति ना करें, कृपया इसमें राजनीति ना घुसाएं। ये अक्सर कहने लगते हैं। राजनीति को हम बहुत ही ऐसी दृष्टि से देखते हैं, उसकी प्रकृति के बारे में हमारे सामान्य रूप में लोगों के मन में एक असंतोष है। सबसे पहले तो एक असंतोष है, हम संतुष्ट नहीं है राजनीति की कार्यप्रणाली से। राजनीति की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है तो मन में एक क्षोभ है और मन में एक क्षोभ है कि इनके पास अधिकार बहुत है, ये चयन करके जाते हैं, चुनाव होकर जाते हैं, लेकिन हमारी अपेक्षाओं, हमारी कामनाओं, हमारी अभिलाषाओं की पूर्ति नहीं करते और हमें ऐसा लगता है कि जैसी हमने कल्पना की थी, जैसा हमने अनुमान किया था, जैसा हमने आकलन किया था, वैसा नहीं हुआ है। इसलिए राजनीति से हमारी अपेक्षाएं भी बहुत हैं और संयोग की बात है कि राजनीति के प्रति हमारी नाराजगी, हमारी अप्रसन्नता जिस गति से बढ़ती है, अपेक्षाएं भी उसी प्रकार से बढ़ रही हैं। इसका अर्थ है राजनीति हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग तो है।
और वो राजनीति यदि हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है तो एक बार उसके व्याप की ओर दृष्टि डालते हैं। भारत की परंपरा में राजनीति को दंड नीति कहा जाता है, मैं उस पर थोड़ी देर में आऊंगा, लेकिन आज के समय को देखना प्रारंभ करूं। पश्चिम का एक विचारक हुआ है अरस्तु, और उसने बहुत साल पहले, ग्रीक विचारक हुआ यूनानी, और उसने कहा कि जो राज्य का अंग नहीं है वो या तो पशु है या भगवान है। हम आप जानते हैं आज राज्य की व्याप्ति इतनी विस्तृत, इतनी विशाल हो गई है कि उसके नियंत्रण से पशु भी और भगवान भी बाहर नहीं है। प्रायः विभिन्न आयामों को, मनुष्य के जीवन के लगभग सभी आयामों को नियंत्रित करने की राजनीति की प्रवृत्ति, राजनीति की लालसा और हमारी सब कुछ निर्णय राजनीति पर छोड़ देने की आपके अभ्यास, इन दोनों ने राजनीति की अतिव्याप्ति की है, राजनीति को चारों ओर फैलाया है। पिछले कुछ वर्षों में जब ये हुआ कि राज्य अपना विनिवेश करेगा, राज्य बाहर आएगा, तो राज्य के बाहर आने को हमने राजनीति का बाहर आना भी समझा, और ऐसा माना गया कि राजनीति भी बाहर आएगी, वो उत्पादन के क्षेत्र से बाहर आएगी, वह विक्रय के क्षेत्र से बाहर आएगी, वह विपणन के क्षेत्र से बाहर आएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारे सुधारों के सारे उपक्रम राजनीति से उसको बचा नहीं पाए। इसका अर्थ है कि राजनीति से, हमारी राजनीति पर हमारी आश्रित रहने की प्रवृत्ति, हमारी निर्भरता बढ़ रही है। हमारे सामाजिक प्रश्नों के लिए, हमारे सांस्कृतिक प्रश्नों के लिए हम राजनीति के पास जाते हैं, और ऐसा हुआ। अब मुझे लगता है कि राज्य के विनिवेश के आग्रहों के रहते हुए भी राजनीति का प्रवेश मनुष्य के जीवन के प्रत्येक आयाम में हुआ है, और जब राजनीति का प्रवेश जीवन के प्रत्येक आयाम में हुआ है तो उसका परिणाम है कि राजनीति के बारे में हमारी चिंतन पद्धति में कोई एक मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो प्रक्रिया, जो क्रिया हमारे जीवन के लगभग सभी आयामों का स्पर्श करती है उसे हम त्याज्य मानकर, गर्हणीय मानकर, निंदनीय मानकर या असंतुष्ट भाव से उससे दूर रहने की बात करें। ऐसा होता भी नहीं है। लेकिन मैंने कहा, हम प्रारंभ में ऐसा कहते हैं, हमारा राजनीति से कोई संबंध नहीं है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये गैर राजनीतिक संगठन है, ये गैर राजनीतिक संस्था है, ये गैर राजनीतिक व्यवस्था है। हम राजनीति से दूर रहने की घोषणाएं जितनी भी करते हों, राजनीति का स्पर्श हमारे जीवन के प्रत्येक आयाम में हो गया है। वह स्वाभाविक भी हुआ है, वह स्वतः भी हुआ है, वह सायास भी हुआ है, वह प्रकृति सिद्ध भी हुआ है, वह शासन और व्यवस्थाओं के प्रयत्नों से भी हुआ है। इसलिए राजनीति को सबसे पहले उसके प्रति हमारा क्षोभ, हमारा असंतोष, हमारी अप्रसन्नता उसे त्याज्य बनाने की ओर नहीं ले जा सकती। ये एक पहली बात मैं राजनीति के बारे में कहना चाहता हूं। राजनीति को कैसा बनाना है इस पर विचार करना आवश्यक है। राजनीति का व्याप मनुष्य के जीवन में इतना हुआ, मैं अपने विद्यार्थी मित्रों से प्राय कहता हूं, हमें क्रीड़ा के क्षेत्र में क्या करना है ये राजनीतिक व्यवस्थाएं तय करती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना है राजनीतिक व्यवस्थाएं तय करती हैं, धार्मिक संस्थाओं के दायित्व भी राजनीतिक व्यवस्था ने ले लिए हैं, सांस्कृतिक सामाजिक संस्थाओं के दायित्व भी राजनीतिक व्यवस्था ने ले लिए हैं। हमें जीवन के लगभग प्रत्येक आयाम में, पुनः कहूं, कोई आयाम हमारे पास ऐसा बसता हुआ नहीं दिख रहा है, और जो बसता है तो राजनीतिक व्यवस्था के पास हम स्वयं चले जाते हैं कहने के लिए कि इस पर आप निर्णय कर दीजिए। आप में से, हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि आरक्षण के आंदोलन जब विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जातियों ने किए हैं, उन जाति समूहों में कुछ ने सरकार से कहा है कि हमें पिछड़े मान लीजिए, हमें पिछड़े मानकर पिछड़े वर्ग में सम्मिलित कर दीजिए, हमें आरक्षण दे दीजिए। तो हमारी सामाजिक दशा, उसके बारे में निर्णय करने के लिए भी हम राजनीतिक व्यवस्था के पास जाते हैं। हमारे बहुत सारे संविधान के प्रवृत्त होने के बाद से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे सामाजिक दायित्व, सांस्कृतिक दायित्व हमने राजनीतिक व्यवस्था को हस्तगत करा दिए। वो अच्छा नहीं हुआ, उसका परिणाम, दुष्परिणाम हमने आपने सबने देखे हैं। ऐसा हुआ कि हमारे संस्थाओं ने मर्यादा की जो रेखाएं, मर्यादा की जो लक्ष्मण रेखाएं बनाई थी, जो परिधियां बनाई थी, जो भित्तियां खड़ी की थी, उन सबको ध्वस्त किया राजनीतिक व्यवस्था पर हमारी अत्यधिक निर्भरता ने। और उस अत्यधिक निर्भरता का परिणाम यह हुआ कि हमें बार बार, यदि राष्ट्रीय आंदोलन को एक बार देखना प्रारंभ करें तो ये समझ में आएगा कि राष्ट्रीय आंदोलन धीरे धीरे हमारे सामाजिक प्रश्नों को राजनीतिक प्रश्नों के साथ संबद्ध करने लगा। उसके परिणाम अच्छे आने की अपेक्षा हमें थी, लेकिन संविधान के अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित होने के बाद से हमारी सामाजिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं
किनारे पर डाल दी गई और उन पे हमारा विश्वास कम होता चला गया। उनकी क्रियाविधि को बहुत सारे लोग संदेह की दृष्टि से देखने लगे। हमारी सामाजिक संस्थाओं के ध्वस्त होने का परिणाम हमारी सामाजिक मर्यादाएं कमजोर हुई। हमारी सामाजिक मर्यादाएं कमजोर हुई, क्षीण हुई, तो उसका परिणाम हमारे सामान्य जीवन में दिखाई पड़ने लगा। इसको ऐसे कह सकते हैं कि समाज की जो विभिन्न संस्थाएं कोई धर्म से संबंधित दायित्वों को ग्रहण करती है, वर्ण करती है, कोई शिक्षा के दायित्व को वर्ण करती है, कोई संस्कृति के दायित्व को वर्ण करती है, कोई समूहों के, संप्रदायों के, पंथों के, छोटे छोटे समुदायों के हितों का ध्यान रखती थी, वे संस्थाएं या अन्य प्रकार से समग्र दृष्टि बनाकर बहुत सारी संस्थाएं इस देश में वर्षों से काम कर रही थी, उन सब को धीरे धीरे हमने विधिक संस्थाओं, विधिक प्रक्रियाओं, विधिक व्यवस्थाओं के अधीन कर दिया। और उसी का परिणाम है कि राजनीति की अतिव्याप्ति हुई, राजनीतिक व्यवस्था की अतिव्याप्ति हुई। राजनीतिक व्यवस्था की अतिव्याप्ति में सामाजिक संस्थाओं का इस प्रकार का क्षरण होना, उनके दायित्वों का कमजोर होना, उनकी भूमिकाओं को कम आंकना, उनका हमारा यह आकलन निश्चित रूप से हमारी सारी सामाजिक और सांस्कृतिक मर्यादाओं के स्खलन के लिए भी जिम्मेदार है, उत्तरदायी है। लेकिन मुझे लगता है कि सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक क्षेत्र में हमारी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं तब भी काम करती रहीं जब राजनीतिक व्यवस्था से उन्होंने अपने को दूर बनाए रखा। और दूर बनाए रखने का परिणाम ये हुआ कि वो राष्ट्र निर्माण के हमारी जो बृहद परियोजना है, उस बृहद परियोजना में व्यक्ति निर्माण का जो एक महत्वपूर्ण दायित्व था उसे उन्होंने अंगीकार कर लिया। जो दायित्व सभी अन्य संस्थाओं का सामूहिक रूप में होना चाहिए था, वो केवल कुछ एक संस्थाओं की ओर चला गया। इसलिए उन पर भी उसका दबाव बहुत अधिक हुआ। और इसका दूसरा परिणाम ये हुआ कि राजनीतिक व्यवस्था ने व्यक्ति निर्माण को अपने दायित्व से बाहर कर लिया। राजनीतिक व्यवस्था ने यह मान लिया कि व्यक्ति निर्माण हमारा काम नहीं है, हमारा काम संस्थाओं का निर्माण है। वो कथित रूप से लोकतांत्रिक विधिक अभिकरणों का निर्माण है और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का निर्माण है, प्रशासनिक व्यवस्थाओं का निर्माण है, विधिक प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी संस्थाओं का निर्माण है। उन उत्तरदायित्व के निर्वाह के समय, किसी प्रकार के स्खलन होने के समय, हमें न्यायिक व्यवस्थाओं के निर्माण का दायित्व है। और यह हुआ कि जो दायित्व सामूहिक होना चाहिए था, जो दायित्व समेकित होना चाहिए था, वो कुछ एक संस्थाओं के पास सीमित रह गया। और हमने प्राय ऐसा देखा, जब भी कोई सामाजिक प्रश्न आता है तो राजनीतिक व्यवस्था के पास उसका उत्तर नहीं होता। हमने अपने समाज में, अपने समाज जीवन में बहुत प्रकार के ऐसे कृत्य देखे हैं जिन्हें हम सामाजिक प्रश्नों के रूप में जानते हैं। सामाजिक प्रश्नों के रूप में जब जानते हैं तो उनके समाधान के लिए हम व्याकुल होते हैं, चिंतित होते हैं, मन में कल्पनाएं होती हैं, विचार करते हैं कि ये कौतूहल भी होता है, जिज्ञासा होती है कि इससे कैसे बाहर निकला जाए, हमारे राष्ट्र को, हमारे समाज को, हमारे सामाजिक जीवन को इससे कैसे बचाया जाए। उन समस्याओं के समाधान के लिए जब हम राजनीतिक व्यवस्था की ओर देखना उस समय प्रारंभ करते हैं तो उसके पास एक समाधान होता है, एक और नई विधिक संस्था का निर्माण। वो एक नई विधिक प्रक्रिया का निर्माण कर सकते हैं, एक और कानून ला सकते हैं, एक और किसी संस्था में किसी व्यक्ति को बैठा सकते हैं, उसका एक पूरी अभिसंरचना बना सकते हैं। वो ही एक प्रक्रिया उनके पास एकमात्र उपादान है। व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया, चरित्र निर्माण की प्रक्रिया, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया में विधिक व्यवस्था एकमात्र उपागम नहीं हो सकती थी। विधिक व्यवस्था यदि एकमात्र उपागम नहीं हो सकती थी, तब हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि राजनीति अपने दायित्व में, अपने कर्तव्य में, अपनी क्रियाशीलता में अपने को कैसे परिष्कृत करे, कैसे परिमार्जित करे, कैसे सन्नद्ध करे, कैसे अपनी पारंपरिकता, आधुनिकता और समकालीनता का सम्मिश्रण कर सके। ये एक प्रश्न हमारे आपके सामने आता है। और ऐसे में यह प्रश्न भी आता है कि भारत का जीवन, संसार का हम सबसे पुराना देश हैं, सबसे पुरानी सभ्यता है, सबसे पुरानी संस्कृति है, सबसे पुराने ग्रंथ हमारे पास हैं। वेद सबसे पहले विश्व में हमारे पास लिखे गए, सबसे पहले कवि भारत में पैदा हुए। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्ते भारत भूमि भागे। हम कहते हैं कि लोग गर्व करते हैं कि भारत में पैदा हों, भारत में जन्म लें। इसके लिए देवता भी इस प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं। हम इस प्रकार की बात सोचते हैं, ये सोचते हैं कि यहाँ पर होने वाले, यहाँ पर उत्पन्न होने वाले, यहाँ पर विचार करने वाले, यहाँ पर विचरण करने वाले, यहाँ पर सोचने वाले, यहाँ पर चिंतन करने वाले लोगों के बारे में इतनी शक्ति थी कि वो विश्व भर को ज्ञान दे सकें। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना, जो सब विद्वान हों, आगे सोच सकें, उनके बारे में हम ये सोचते थे। पृथिव्याम सर्वमानवा, सारी पृथ्वी को
सब को शिक्षा दे सकते हों, ऐसी हम कल्पनाएं करते थे। जब ऐसी कल्पनाएं करते थे तो हमारे सामने प्रश्न आएगा कि हमारी राजनीति का वर्तमान स्वरूप क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। हमारी राजनीति का वर्तमान स्वरूप सामान्यतः हमारे मन में छवियों के निर्माण हुए हैं, और वे छवियों के निर्माण हो सकता है बहुत बार व्यक्तिगत अनुभवों से हुए हों, हो सकता है बहुत बार हमारी जानकारियों से हुए हों, बहुत बार हमें समाचार माध्यमों से, पुस्तकों में, या हमने जो समाज जीवन में देखा है उससे हुए हों, लेकिन छवियों के निर्माण सामान्यतः हुए हैं। और सामान्य रूप में हमारे लिए राजनीति की एक छवि है, वो है छल की, प्रपंच की, भ्रष्टाचार की, अविश्वास की, विश्वासघात की, भ्रष्टाचार की। इस प्रकार की छवि हमारे मन में बन गई है। और सच भी यह है, हमने आपने बहुत सारे राजनेताओं को अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ करते समय दारिद्र्य से, जैसे ही उन्हें कोई पद मिल जाए, अकस्मात उनको धन धान्य से संपन्न होते हुए, उनके वैभव विलास ऐश्वर्य में उत्कर्ष होते हुए, उन्नति होते हुए, और वो एक तीव्रगामी उन्नति होते हुए देखा है, जो सामान्य व्यक्ति के नहीं होती। कई बार लगता है चमत्कार कैसे हुआ होगा, और उसमें ये सूचनाएं आती हैं। हमने आपने ये पिछले 6-7 साल के, यदि शासन को 6 साल के शासन को छोड़ दिया जाए, तो केंद्रीय स्तर पर हजारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार सामान्य रूप से देखे हैं। ऐसा देखा है कि केंद्र में एक मंत्री थे, उनके घर में 223 टेलीफोन के कनेक्शन लगे हुए थे। हमने देखा है इस प्रकार के भ्रष्टाचार, हम आप जानते हैं। इससे हमारे मन में एक छवि बनी है। हमने राज्यों में भी इस प्रकार राजनीतिक दायित्व में करने वाले बहुत सारे राजनेताओं को जेलों में जाते हुए, या उनके विरुद्ध उनकी आय से कई अनुपात में अधिक संपत्तिशाली होते हुए देखा है, उनके केस चलते हुए देखे हैं। हालांकि वो निपटते नहीं, केसेस आपने देखे हैं, उन पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाता, बहुत समय लगता है। वो न्यायिक प्रक्रिया का विषय अलग है, मैं उसमें इस समय नहीं जा रहा हूं। लेकिन ये जरूर है, हमने सामान्य रूप से राजनीति में ये मान लिया है कि राजनीति में जाने वाले लोग प्रायशः भ्रष्टाचार करते हैं। हम ये मानते हैं, हम ये मन में छवि बनाए बैठे हैं कि राजनीति में जाने वाले लोग छल करते हैं, राजनीति में जाने वाले लोग कोई ना कोई ऐसा कुचक्र रचते हैं जिससे उनका आर्थिक ऐश्वर्य बढ़ जाता है, समृद्धि बढ़ जाती है। हमारी फिल्मों ने, हमारी पुस्तकों ने, हमारे कवियों की कविताओं ने, हमारे साहित्य ने, हमारे समाचार माध्यमों ने इस छवि को सुदृढ़ किया है, निरंतर और बलवती किया है। हमारे मन में एक ऐसी छवि बनाई भी नहीं है कि राजनेता ऐसे नहीं होते। हालांकि ये सच भी है, बहुत बड़ी संख्या में राजनेता भारतवर्ष की राजनीति में आपको ऐसे मिलेंगे जो चरित्रवान हैं, जो निष्ठावान हैं, जो अध्ययनशील हैं, जो संवेदनशील हैं, कर्तव्यपरायण हैं, अपने काम में लगे रहते हैं। उनके चरित्र पर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर भी बहुसंख्य ऐसे लोगों के कारण ऐसी छवियों के निर्माण हुए हैं। और जब ऐसी छवियों के निर्माण हुए हैं, तब हमारे सामने प्रश्न आता है कि ऐसी राजनीति हमको नहीं चाहिए, हमें ऐसी राजनीति की आवश्यकता नहीं है। यदि हमें ऐसी राजनीति की आवश्यकता नहीं है, तो फिर भारत की राजनीति कैसी हो? उस राजनीति का एक स्वदेशीकरण हो। हम भारत की परंपरा का बड़ा सम्मान करते हैं। बहुत सारे लोग कुछ हैं कि पिछले कुछ वर्षों में, 70 सालों में हमने देखा, निहित स्वार्थों के कारण, या अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के कारण, या अपनी विचारधारा पर कसकर डटे रहने के कारण भारत की परंपरा में दोष खोजने के प्रयत्न करते रहे हैं। वो एक विचारधारागत दोष है उनका, इसलिए उन्होंने प्रयत्न पूर्वक दोष खोजे हैं। हर जगह उन्हें कोई ना कोई कमी दिखाई पड़ी है। कहीं ना कहीं उन्हें एक शत्रु वर्ग संघर्ष स्थापित करने की जल्दबाजी है। उस जल्दबाजी में उन्होंने पूरी भारतीय परंपरा में कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्हें एक विचारधारा को स्थापित करना आवश्यक लगता था हर समय, इसलिए ऐसा लगा है। अन्यथा हम सामान्य रूप से पूरा भारतवर्ष अपनी परंपरा का, अपनी सभ्यता का, अपने इतिहास का, इस भारत की संस्कृति का बड़ा सम्मान करता है। वो संभव है कि जिस क्षेत्र में आप जाएं, वहां की स्थानीयता उससे साथ हो, वहां के स्थानीय लोकाचार कुछ भिन्न हो, कोई स्थानीय भाषा भिन्न हो, कोई उनके पर्व भिन्न हो, कोई उनके तीर्थ भिन्न हो, कोई उनके पूर्व पुरुष पूजा स्थल भिन्न हो, उपासना पद्धति भिन्न हो, आहार व्यवहार भिन्न हो, भाषा भिन्न हो, वेशभूषा भिन्न हो, तब भी हम संपूर्ण रूप से एकात्म रूप से भारत हैं। और ये जो एकात्मता है, ये जो एक रूपता है, ये जो एक होना है, एकत्व है भारत का, ये भारत का एकत्व ही भारत को अद्भुत बनाता है, भारत को विलक्षण बनाता है, भारत को विशिष्ट बनाता है, भारत की अलग पहचान करता है। और तब हमारे सामने प्रश्न आता है, भारत का स्वधर्म क्या है जो भारत की राजनीति से जुड़े। भारत की राजनीति को महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता थे। मैं बहुत बार कहता हूं, प्रयास पूर्वक ऐसा किया गया कि महात्मा जी की सारी अध्ययन की छवियों में ये छवि बनाई गई है कि वो भारतीय परंपरा से उनका कोई लेना देना नहीं था। आज के समय में महात्मा जी
जिन साम्यवादियों की आलोचना करते थे, वे साम्यवादी मिलकर निरंतर महात्मा जी की ऐसी छवि के बारे में बोलते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यदि हम ठीक से महात्मा गांधी का अध्ययन करें तो हमें लगेगा भारत की परंपरा के 20वीं शताब्दी के बहुत महत्वपूर्ण संवाहकों में महात्मा गांधी आते हैं। सत्य का प्रयोग, अहिंसा, अपरिग्रह, आत्मबल, ये सब महात्मा गांधी, ब्रह्मचर्य, ये सब महात्मा गांधी की तकनीक हैं जिनका उन्होंने सशक्त रूप में प्रयोग किया, राष्ट्रीय आंदोलन में किया, अपने नेतृत्व के निर्माण में किया, राष्ट्रीय आंदोलन की तकनीक के रूप में किया। वे भारतीय परंपरा से आते हैं, वे भारतीय सभ्यता से आते हैं। वो गीता से जो ज्ञान लेते हैं वो भारतीय परंपरा का ज्ञान है। इसलिए पारंपरिक रूप में परंपरा के, मुझे लगता है 20वीं शताब्दी के बहुत महत्वपूर्ण संवाहकों में महात्मा गांधी भी आते हैं। यदि वो महात्मा गांधी को उन संवाहकों के साथ जोड़ें तो उनकी सारी राजनीतिक योजना रखी रह जाएगी। इसलिए वो महात्मा गांधी को अलग रखते हैं, जिससे वो अरविंद घोष में, जिससे वो विवेकानंद में दोष निकाल सकें, जिससे वो दीनदयाल उपाध्याय को अलग कह सकें, इसलिए वो ऐसा करते हैं। अन्यथा मुझे लगता है इन सब में एक एक आत्मा है, जो स्वामी दयानंद में भी है, जो विवेकानंद में भी है। वो भारतीयता, भारतीय तत्व, मूल परंपरा, जो जिसका संवहन विवेकानंद करते हैं, स्वामी दयानंद करते हैं, श्री अरविंद करते हैं, दीनदयाल जी करते हैं, उसी के क्रम में महात्मा गांधी भी भारतीय परंपरा की बात करते हैं। फिर भी भारतीय परंपरा में से जो उन्होंने प्राप्त किया वो दूसरा है, वो भिन्न है, वो विश्व जैसा नहीं है। और इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 1909 में जब हिंद स्वराज महात्मा गांधी लिख रहे थे, भारत के नए भारत की कल्पना कर रहे थे, दक्षिण अफ्रीका में बैठकर कर रहे थे। भारत तब तक आए नहीं थे, 1915 में वो भारत आए। वो 1909 में भारतीय सभ्यता की बात कर रहे थे, संस्कृति की बात कर रहे थे और कह रहे थे भारत यदि पश्चिम जैसा हो जाएगा तो वो भारत नहीं रहेगा, उसकी विशिष्टता नहीं रहेगी। ये भारत की विशिष्टता उसके स्वदेशी होने में है। स्वदेशी होने का तात्पर्य कुछ लोगों ने उस समय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए आवश्यक था कि विदेशी कपड़ों की होली चलाना है। बाद में कुछ लोगों ने स्वदेशी होने का अर्थ केवल ये मान लिया कि ये कुछ विचारधारा के लोग हैं जिनको आधुनिकता से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये स्वदेशी का राग अलापते हैं। ऐसा कुछ लोगों ने मान लिया और ऐसी छवियां निर्मित कर दी, जबकि स्वदेशी होने का अर्थ कुछ और है, आत्मनिर्भर होने का अर्थ कुछ और है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने इस समय, इस राष्ट्रीय आपदा के समय, वैश्विक आपदा के समय आत्मनिर्भर भारत का जो नारा बुलंद किया है, जो आह्वान आपसे हमसे सबसे किया है, उस स्वदेशी की कल्पना एक बार प्रारंभ से करते हैं। फिर से लौटता हूं, भारतीय परंपरा में राजधर्म कहा जाता है, इसे दंड नीति कहा जाता है, इसे 4 विद्याओं में एक विद्या कहा जाता है, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति। दंड नीति उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी वेद त्रयी है। आप समझिए उसे किसके बराबर रखा गया है। वेद त्रयी में ऋग, यजुः, साम 3 वेद हैं, 3 अथर्ववेद बाद में लिखा गया कहा जाता है, इसलिए प्रमुख रूप से इन 3 वेदों के बराबर रखा गया दंड नीति को, राजधर्म को। राजा का धर्म वो है, और वह भी किस दशाओं में से आया है? उस दशाओं में से आया है जब समाज धर्म पूर्वक प्रवृत्त रहते हुए सामान्य रूप से अच्छा रह रहा था, ठीक रह रहा था, तब भी उन्हें आवश्यकता पड़ी न वै राज्यम न राजासीत दंडो न च दांडिक धर्मेणैव प्रजाः सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम। जब ये कहा गया तब भी राजा का दायित्व हुआ, राज व्यवस्था आई, राजत्व आया, और राजत्व को भी हमने प्रायशः पश्चिम के राजतंत्रों के पर्यायवाची बना दिया। और राजतंत्रों के पश्चिम के पर्यायवाची बनाने का परिणाम था कि हमें ऐसा विश्व के सामने दिखाना आवश्यक हो गया। लोगों ने किया, अध्ययनकर्ताओं ने किया, पश्चिम के लोगों ने जानबूझकर किया, हमने अज्ञानवश भी किया, कुछ उनका अंधानुकरण करने में भी किया, और ये कह दिया कि हमारे यहाँ भी एक राजतंत्र थे। लोकतंत्र तो अब आया। हमारे राजतंत्र संपूर्ण रूप से मूल्यों की दृष्टि से आज के लोकतंत्रों से बेहतर थे, श्रेष्ठतर थे। इसलिए उन राजतंत्रों को पश्चिम के राजतंत्रों से तुलना करना बिल्कुल निरर्थक है, अनावश्यक है, अवांछनीय है और अज्ञान आधारित है। इसलिए कहना चाहता हूं, भारत की परंपरा में से हम फिर आज स्वदेशी राजनीति के लिए, राजनीति के स्वदेशीकरण के लिए जो सीख सकते हैं वो महत्वपूर्ण है। राजत्व में कई बार हमें ऐसा लगता था, जिन लोगों ने अध्ययन किया उन्हें लगता है कि राजतंत्र है, एक व्यक्ति के पास ही सारी शक्तियां केंद्रित होंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं था। उस व्यक्ति के पास सारी शक्तियां केंद्रित होती नहीं थी। शक्तियों का जो वितरण, शक्तियों के विभाजन, शक्तियों के विकेंद्रीकरण की जो आधुनिक संकल्पना है, उससे अधिक विकेंद्रीकरण राजतांत्रिक व्यवस्था कहे जाने वाले उन व्यवस्थाओं में हमें देखने को मिलता है, जिनसे हम संवेदनशीलता सीख सकते हैं, संवेदनशीलता जान सकते हैं। राज व्यवस्थाओं की
विनय जान सकते हैं। चाणक्य कहता है अलब्ध लब्धार्था लब्ध परिरक्षिणी रक्षित विवर्धिनी वृद्धेषु तीर्थेषु प्रतिपादिनी च। अलब्ध लब्धार्था, जो प्राप्त नहीं हुआ है, जो नहीं मिला है, जिसकी इच्छा है, जो पाया जाना है, उसके प्राप्त करने के लिए अलब्ध लब्धार्था। लब्ध परिरक्षणी, जो प्राप्त हो गया है उसकी रक्षा करने के लिए, उसे सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए। और रक्षित विवर्धिनी, जो रक्षित किया जा रहा है उसको और बढ़ाने के लिए, उसके परिमाण में वृद्धि करने के लिए। और उसे फिर वृद्धेषु तीर्थेषु प्रतिपादिनी च। वृद्धेषु तीर्थेषु का अर्थ है जो योग्य हैं, सत्पात्र हैं, सुयोग्य हैं, जिन्हें उनकी आवश्यकता है, उसमें उसका वितरण करने के लिए जो नीति चलती है उसे दंड नीति कहा जाता है। वह दंड नीति किसी राजा के लिए नहीं है, उसके अधिकार के लिए नहीं है, उसकी संप्रभुता के लिए नहीं है, उसकी प्राधिकार सत्ता के लिए नहीं है, वो समाज के लिए है, वो सब के लिए है। जीवलोकस्य, महाभारत कहते हैं सर्वस्य जीवलोकस्य राजधर्म परायणम, पूरे जीवलोक के लिए सबसे श्रेष्ठ है राजधर्म, वह राजधर्म के अधीन रहे। इस बात पर महाभारतकार ने बहुत विस्तार से लिखा है कि राजा के बिना, राज व्यवस्था के बिना, राजनीतिक व्यवस्था के बिना किसी भी समाज की क्या दशा होगी। इसलिए राज व्यवस्था का आवश्यक होना अनिवार्य है। राज व्यवस्था की दृष्टि से ऐसी राज व्यवस्था कैसी हो, वो संवेदनशील कितनी हो, वो लोगों के बारे में क्या करती हो, वो कैसे चिंता करती हो, वो स्वदेशी कैसे हो आज की। आप कहेंगे मैं यदि प्राचीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहा हूं तो वो आधुनिक में कैसे प्रासंगिक होती है। यही आज का मेरा मुख्य विषय है। और मुझे लगता है राजनीति का, भारत का जो स्वधर्म है, वो राजनीतिक व्यवस्था को पारंपरिक स्वधर्म से प्राप्त करना होगा। राजनीति का प्राप्तव्य क्या है, राजनीति का मंतव्य क्या है। राजनीति का मूल मंतव्य है व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना, मनुष्यों के हित के बारे में सोचना, प्रजा का कल्याण करना। ये प्रजा आज के शब्दों में, तकनीकी शब्दावली में लोगों को लग सकता है, हालांकि वो प्रजातंत्र शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन लोक का कल्याण। हमने विश्व के कल्याण की बात हमेशा सोची है। हमेशा भारतवर्ष विश्व कल्याण की बात करता रहा। राज व्यवस्थाओं को भी विश्व का कल्याण, समस्त लोगों का कल्याण, समस्त नागरिकों का कल्याण, नागरिकों के साथ साथ उनके सभी साथ में रहने वालों का कल्याण, हमारी कल्याण की कल्पनाएं पशुओं को भी, समस्त जीवधारियों को सम्मिलित करती हैं। वेद का मंत्र प्रार्थना करता है यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम्। जिस जिससे सही समझते हो, जिस जिससे उचित समझते हो, उससे हमारी रक्षा करो, अभय करो। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु, अभयम कुरु प्रजाभ्यो शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम न पशुभ्यो। हमारे साथ रहने वाले, हमारे साथ पलने वाले, हमारे साथ जीवन यापन करने वाले सब व्यक्तियों का कल्याण करो, हमारे पशुओं का, हमारे जीवधारियों का, सबका कल्याण करो, सबकी रक्षा करो, सबको अभय दो। ये प्रार्थना होती है। ये प्रार्थना ही सर्वे भवन्तु सुखिनः, जिसका उल्लेख मैंने किया, उस प्रार्थना में सम्मिलित होती है। क्योंकि हम सबको अपना मानते हैं, और सबको अपना मानते समय अयम निजः परोवेति, यह मेरा है, परोवेति यह पराया है, यह गणना लघु चेतसाम, छोटे हृदय वाले लोग ऐसी बातें करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, भारत उदार चरित्र का देश है, पूरी वसुधा ही हमारा परिवार है, उस परिवार के बारे में हम सबकी चिंता करते हैं। तो राज व्यवस्थाओं को सबको अपना मानना सीखना होगा। राज व्यवस्थाओं में, भारत की राजनीति में आपने, हमने बहुत बार ऐसा देखा, एक राज्य से होकर एक नदी बहती है, दूसरे राज्य में जाती है, दोनों राज्यों के नागरिकों के बीच विवाद होता है। वो विवाद इतना बड़ा होता है कि न्यायालय जाता है, न्यायालय जाने तक भी ठीक है, लेकिन वो हिंसक आंदोलनों में परिवर्तित हो जाता है, और दोनों राज्यों के राजनेता एक दूसरे का विरोधी पक्ष ले लेते हैं, विरोध के आधार पर ही जीतने लगते हैं, अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाने लगते हैं। ये कोई दो देश नहीं है, कोई दो राष्ट्र नहीं है, ये संपूर्ण भारत है। ये संपूर्ण भारत है। जब हम छोटे छोटे राज्यों में बटे होने के बारे में कहा जाता है कि हम बहुत छोटे छोटे राज्यों में बटे थे, बहुत सारे लोग पुराने समय की बात कहते हैं और कहते हैं कि भारत राजनीतिक दृष्टि से एक नहीं था, तो फिर राष्ट्र की दृष्टि से एक कैसे था। उस समय भी कल्पना कीजिए, कलड़ी से, केरल से चलकर शंकराचार्य बद्रीनाथ केदारनाथ तक जाते हैं, तो संपूर्ण भारत की यात्रा करते हैं, 4 दिशाओं में मठ स्थापित करते हैं, जगत गुरु बैठते हैं। यह जो एकत्व है, इस एकत्व को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक पुस्तक लिखी, उसमें 2 खंड उन्होंने, एक राम पर, एक कृष्ण पर लिखा, और वो राम के और कृष्ण के दोनों के समाजवादी थे, और लेकिन उन्होंने राम और कृष्ण के राष्ट्रीय एकीकरण में किए गए योगदान को बार बार रेखांकित किया।
मैं ये उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था को सबको अपना, सबको एक, सबको सम्मिलित, सबके एकात्म की बात विचार करनी प्रारंभ करनी पड़ेगी। और यदि ये एकात्म की बात विचार करनी प्रारंभ करनी होगी, तब राजनीति को सोचना होगा कि हमें श्रेयस और प्रेयस में से क्या चुनना है, उनका प्रेय क्या है, प्रेयस क्या है और श्रेयस क्या है। श्रेयस्कारी का मार्ग चुनना वो हमारे लिए मनुष्य के रूप में भी आवश्यक बताया गया। हमें सिखाया गया कि हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, पुरुष के रूप में, मनुष्य के रूप में, व्यक्ति के रूप में, जीवन में हमारे 4 पुरुषार्थ हैं। जीवन में उन चारों का ध्येय रखना है। तो हमारा जो परम ध्येय है, यदि मोक्ष है, तो धर्म से यात्रा प्रारंभ होने वाली यात्रा कहाँ तक जाती है, वो अर्थ और काम का संधान भी करती है। उन्हें त्याज्य नहीं मानती, लेकिन धर्म पूर्वक अर्थ और काम का संधान करते हुए ही हम मोक्ष की ओर जाते हैं। इसलिए राजनीतिक व्यवस्था को भी अपने इन 4 पुरुषार्थों का ध्यान रखना है। और जब 4 पुरुषार्थों का ध्यान राजनीतिक व्यवस्था रखेगी, पुरुषार्थ चतुष्टय के बारे में, तो वो विचार करेगी। और फिर से लौटता हूं एक बार चाणक्य की ओर। चाणक्य कहता है सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल है धर्म। धर्म पूर्वक आचरण ही सुख दे सकता है, अधर्म पूर्वक किया गया कोई आचरण सुख नहीं देगा। चाणक्य कहता है सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, धर्म का मूल है अर्थ। धर्म अर्थ के संधान के साथ साथ चलेगा, और यदि धर्म के अर्थ के संधान के साथ साथ चलेगा तो अर्थस्य मूलम विनयम, अर्थ से मूलम राज्यम, अर्थ का मूल है राज्य। राज्य अर्थ तब सुरक्षित रहेगा जब राज्य होगा। और राज्य से मूलम विनयम, राज्य का मूल है विनय। ये विनय क्या है? विनय है अनुशासन, विनय है व्यवस्थापन, विनय है विधायन, विनय है विधि व्यवस्था के अधीन रहना, विनय है मर्यादा युक्त आचरण, मर्यादित आचरण। ये जो मर्यादित आचरण है, ये जो मर्यादा युक्त व्यवस्था है, यही धर्म पूर्वक अर्थ और काम का संधान है। यही सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व्यवस्थाओं की संरचना है। हमारे सामाजिक क्षेत्र में आप में से, हम में से अधिकांश लोग देखते हैं, ग्रामीण समाजों में बहुत सारी मर्यादाएं गांव के हमसे आयु में बड़े लोगों के सामने पड़ते ही स्थापित हो जाती थी। उनकी आयु का ही एक ऐसा आभा मंडल होता था कि आचरण मर्यादित हो जाता था। आज वह प्रभावित हुआ है। इसलिए पुनः कहता हूं, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक हमारी संस्थाओं का की पुनर्प्रतिष्ठा भारत में आवश्यक है। अन्यथा ये विधिक संरचनाओं पर हमारे आश्रित रहने की प्रवृत्ति हमें बहुत कष्ट देने वाली है। इसलिए राजनीति को स्वधर्म युक्त जाना है तो राजनीति का धर्म अपना क्या धर्म होगा? राजनीति का अपना धर्म संवेदनशीलता है। राजनीति यदि संवेदनशील नहीं है, यदि राजनीति लोगों की चिंता नहीं करती है, और यदि राजनीति लोगों की चिंता करते में भेदभाव करती है, वह अपक्षपाती हो, उसे पक्षपात मुक्त होना है, उसे पक्षपात मुक्त होना है, राष्ट्र की रक्षा करनी है, कोष का वर्धन करना है, अच्छे लोगों का ध्यान देना है, दुष्टों को दंडित करना है। दुष्टस्य दंड स्वजनस्य पूजा। दुष्टस्य दंड, दुष्ट वे लोग हैं जो नियम का पालन नहीं करते हैं, जो व्यवस्थाओं को नहीं मानते हैं, जो राज व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, जो विधि के विरुद्ध काम करते हैं, वे दुष्ट हैं। उन्हें दंडित करना। हमारी न्याय व्यवस्था क्या दुष्टों को दंडित कर पाती है? क्या ऐसा हो पाया है? 3 करोड़ से अधिक केस न्यायालयों में रुके हुए हैं, लंबित है, और हमारे कुछ न्यायालयों को इसकी चिंता है कि दही हांडी की हाइट कितनी हो। वो ये जानना चाहते हैं कि किसी राज्य में किसको सरकार बनानी चाहिए, किसको नहीं। ये व्यवस्था, उन व्यवस्थाओं को छोड़ देनी चाहिए। हमारी न्याय व्यवस्था में लगे हुए लोगों को, बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो निरपराध जेलों में हैं, या उनके दोष अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, या बहुत सारे लोगों के विरुद्ध ऐसे ऐसे केसेस लंबित हैं जिनमें 20-20, 30-30 साल हो गए हैं। हमें उनमें लगने की बजाय तो दंड। क्या हम समाज में देखते हैं ऐसा कि जो दुष्ट हैं, जो सही आचरण नहीं करते हैं, जो मर्यादा विहीन आचरण करते हैं, क्या उन्हें कोई भय है राज्य का दंड का? दंड का भय नहीं है। और दंड का भय नहीं है तो राज्य की व्यवस्था का होना चिंता का कारण बन सकता है। इसलिए दुष्टस्य दंड, अत्र स्मृति कहती है दुष्टस्य दंड स्वजनस्य पूजा। वे लोग जो धर्मयुक्त आचरण करते हों। हम में से, आपसे में से बहुत सारे लोग सड़क पर जब चलते हैं, देखते हैं, जब भी आप कोई नियम से चल रहे होते हैं, कई बार आपको डर अधिक लगने लगता है हम नियम में रहेंगे तो कष्ट में रहेंगे, नियम तोड़कर ज्यादा आसानी हो जाएगी।
आप सड़क पर चलते हैं, यातायात में हमने देखा है जो लाइन में लगे हुए हैं, पंक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें छोड़कर कोई भी एक पंक्ति तोड़कर आगे चला जाता है और वो आगे निकल जाता है। कई बार मन में क्षोभ होता है, देखो ये लाइन तोड़ के गया, ये तो फायदे में रहा, हम नुकसान में रह गए, ऐसा भी मन में आता है। लेकिन हम देखते हैं उसे कोई दंड नहीं मिलता, ऐसा दंड नहीं मिलता तो फिर चिंता होती है। इसलिए दंड, दुष्ट को दंड, नियम विरुद्ध जाने वालों को दंड, कुमार्ग पर चलने वालों को दंड, उनका नियमन, कालिदास कहता है नियमयसि कुमार्ग प्रस्थिता नात दंड, दंड पूर्वक जो कुमार्ग पर चलते हो उनका नियमन करना है राजा को, उसकी जिम्मेदारी है। प्रशमयसि विवादम कल्पसे रक्षणाय, सारे प्रकार के विवादों का प्रशमन करना है, शांत करना है। कोई विवाद उत्पन्न होता है तो बहुत बार आपने देखा है राज्य प्रतीक्षा करता रहता है, राजनीति प्रतीक्षा करती रहती है, ये किस करवट बैठेगा ऊंट, ये देखते रहते हैं। कहीं आंदोलन होता है, कुछ वर्ग समूह आंदोलन करते हैं, रेल की पटरियों को उखाड़ते हैं, सड़कों पर जाम लगाते हैं, सड़क को खोद देते हैं जेसीबी मशीन से, और राजनीतिक व्यवस्था आराम से देखती रहती है, ये देखती रहती है ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये वोट किसके पक्ष में जाएंगी, उसका इंतजार करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? कई बार इंतजार करते रहते हैं न्यायपालिका हस्तक्षेप करेगी तब कुछ बोलेंगे। ये क्यों करते रहते हैं? हमारा तुरंत काम है, ये राजनीतिक व्यवस्था का काम है, प्रशमन करना, शांत करना, उसको सुलटारा करना, निपटारा करना इस प्रकार के विवादों का। प्रशमयसि विवादम कल्पसे रक्षणाय, रक्षा की कल्पना करना। ये रक्षा की कल्पना केवल सीमाओं की रक्षा नहीं है, ये रक्षा पूरे विस्तार से मनुष्य जीवन की रक्षा, सबकी रक्षा। रक्षा में उसका भरण पोषण भी आता है, उसकी खाद्यान्न की सुरक्षा भी आती है, उसकी आजीविका की सुरक्षा भी आती है, उसकी स्वास्थ्य की सुरक्षा भी आती है, उसकी शिक्षा की व्यवस्था की सुरक्षा भी आती है, उसके यातायात की सुरक्षा भी आती है, उसके अच्छी वायु से मिले, अच्छा वातावरण मिले, अच्छा जल मिले, अच्छा भोजन मिले, सब कुछ अच्छा मिले, इसकी भी सुरक्षा आती है। तो इसकी चिंता करना। फिर से लौटता हूं, और स्मृति कहती है अपक्षपात निज राष्ट्र रक्षा, पक्षपात विहीन आचरण, पक्षपात नहीं, शासक का की व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं दिखना चाहिए। निज राष्ट्र रक्षा, और अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए जितने प्रकार के भी प्रयत्न हो सकते हैं वे करने चाहिए। न्यायेन कोशस्य ही वर्धनम च, न्यायपूर्वक कोश की वृद्धि करना, न्यायपूर्वक कोश की वृद्धि करना बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। कोश की वृद्धि करना राजाओं का, व्यवस्थाओं का, शासन का दायित्व है। उनके संचालन में विभिन्न प्रकार के करों का संग्रहण आवश्यक है, लेकिन वे किस प्रकार से लिए जाएं, वे न्याययुक्त लगें, वे न्याय प्रिय लगें, ऐसा लगे ये न्यायोचित है। कई बार ऐसा न लगे कि हमसे ये क्यों लिया जा रहा है, कुछ गड़बड़ होगी, क्यों हम दे रहे हैं, इससे बच सकते हैं क्या, इसका कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं क्या। तो कर का अपवंचन करने की, कर से बचने की जो प्रवृत्ति है वो तभी कम होगी जब हमें कर न्याय युक्त लगे, वो न्यायोचित लगे। ये व्यवस्था, ये जिम्मेदारी भी राजा की है, व्यवस्था की है, शासक की है। पंचैव धर्मा कथिता नृपाणाम, स्मृति कहती है। तो इसलिए राज व्यवस्थाओं को इस बात पर ध्यान देना है कि विवादों का प्रशमन कैसे हो, लोगों की चिंता कैसे हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने प्रसिद्ध 4 वक्तव्यों में कालिदास के एक श्लोक का उल्लेख किया है, प्रजानाम विनयाधानात् रक्षणात् भरणादपि। वो कहते हैं राजा को क्या करना चाहिए, व्यवस्था को क्या करना चाहिए, व्यवस्था कैसी होनी चाहिए कि वो उसमें प्रजा में, माने नागरिकों में, मनुष्यों में विनय के आधान से, विनयाधानात्, विनय कहते हैं अनुशासन को, जैसा मैंने कहा अनुशासन बनाना, जिसे विधि व्यवस्था कहते हैं। विधि व्यवस्था का उल्लंघन करने पर आप लाभान्वित ना हो, विधि व्यवस्था का उल्लंघन करने पर आप दंडित हों, ये भाव यदि मनुष्यों के मन में आएगा तो विधि व्यवस्था का सम्मान बढ़ेगा। पश्चिम का एक विचारक हुआ हॉब्स, और उसने प्रश्न किया हम राज्य की आज्ञा का पालन क्यों करते हैं। मैं कई बार भारत में कहता हूं हम राज्य की आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते, यह हमारे लिए चिंता का विषय है। इसलिए प्रजानाम विनयाधाना, प्रजा में विनय के आधान से रक्षणात्, पुनः एक बार वही शब्द आया रक्षणात्, रक्षा सब प्रकार से रक्षा, भरणादपि, उसका भरण पोषण करना, ये भी व्यवस्था शासक को करनी है। सपिता पितरस्तासां केवलम जन्म हेतव, उनके जो पिता थे वे केवल जैविक पिता थे, वह जो उनकी रक्षा करता था पिता की तरह करता था, ये कहा गया। तो जब ये कहा गया पिता की तरह, हम आप जानते हैं, हम में से, आप में से अधिकांश लोग अपनी किशोरावस्था में, अपनी बाल्यावस्था में भी और आज भी पिता के रहते हुए संरक्षित महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। सबसे अधिक अनुभव हमारी सुरक्षा का अनुभव होता है पिता के सानिध्य में। तो पिता जैसा राजा हो, और राजा पिता जैसा हो। महाभारतकार कहता है पुत्रा इव पितुर्गेहे विषये यस्य मानवा,
मनुष्य जिसके राज्य के मनुष्य जैसे पिता के घर में पुत्र रहते हैं, ऐसे निर्भया विचरिष्यन्ति, निर्भय चलते हो, निर्भय घूमते हो। स राजा राजा सत्तम, वह राजा श्रेष्ठ राजा है। उसको ऐसे रखना है अपने लोगों को, शासक को अपने लोगों के साथ वह व्यवहार करना है कि वो उनके सुख दुख में खड़ा भी हो, वह उन्हें नियम से इधर उधर स्खलित होने पर चेतावनी भी दे, दंडित भी कर सकता हो, उनकी चिंता भी करता हो, उनकी अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था भी करता हो, उसकी सारी चिंताओं को अपनी चिंता बनाता हो, वह पिता के रूप में उस भार को लेता हो। यह बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी का वर्णन करते हुए महाभारतकार एक जगह कहते हैं कि वो राजा पुत्र की तरह पिता के रूप में देखे, उनको पुत्र की तरह पौत्रों की तरह भी देखे, लेकिन जब न्याय की व्यवस्था आए, जब न्यायिक निर्णय करना हो, जब कोई व्यवस्था देनी हो, तो वो पक्षपात ना करे, वो भेदभाव ना करे। इसका अर्थ है अपक्षपात, जो अभी अत्र स्मृति में कहा, पक्षपात नहीं करना है, सबको बराबर समझना है, समभाव रखना है। यह जो समभाव है यह किससे आएगा? ये धार्मिकता से आएगा। और धार्मिकता उपासना पद्धति की धार्मिकता नहीं, वही धार्मिकता जो मैंने कहा सब प्रजा धर्म पूर्वक चलती थी। न वही राज्यम न राजासी धर्मेणैव प्रजा सर्वा रक्षन्ते स्म परस्परम। ये धर्म युक्त राजनीति। महात्मा जी कहते थे भारत की राजनीति को अधर्मी नहीं होना है। बहुत साल पहले जनसत्ता में एक लेख लिखा था मैंने और कहा था राजनीति को अधर्मी मत बनाइए। जब ये विवाद प्रारंभ हुआ था अयोध्या का, तो धर्मयुक्त राजनीति को धर्मयुक्त होना है। धर्मयुक्त होने का अर्थ है स्वदेशी तब होगी जब वो धर्मयुक्त होगी, और धर्मयुक्त होगी का अर्थ है वो मर्यादित होगी, वो आत्मनियंत्रित होगी, वो मर्यादा युक्त आचरण करेगी। उसका आचरण, उसका चरित्र, उसकी प्रस्तुति, उसकी प्रकृति, सब में एक मर्यादा होगी। वो मर्यादा होगी तो वो संवेदनशील होगी। यदि वो संवेदनशील होगी तो लोगों के निकट होगी। यदि वो लोगों के निकट होगी तो लोगों की आस्था बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा, उनका असंतोष कम होगा, उनका क्षोभ कम होगा, उसकी छवि सुदृढ़ होगी, छवि श्रेष्ठ होगी। और हमारा विश्वास, हमारी आस्था यदि राजनीतिक व्यवस्था में अधिक बढ़ती है तो हमारे शासकों को एक बार विचार करना होगा, क्या भारत की राजनीति भारत की है? क्या उसे भारतीय बना पाए हैं अभी दिन? हमारी राजनीतिक व्यवस्था के अभिकरण उपकरण हमने संसार भर से लिए हों, संविधान के विशालतम स्वरूप में हमने विश्व भर के श्रेष्ठतम संविधानों से सब कुछ प्राप्त कर लिया हो, तब भी मैं कई बार बहुत दुख के साथ कहता हूँ, भारतीय संविधान में एक भाग है जिसे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, वो हमारा भारतीय परंपरा का संवहन करता है बस, लेकिन वह न्याय योग्य नहीं, उसके लिए न्यायालय में नहीं जाया जा सकता। बाकी के लिए हमने विश्व भर से श्रेष्ठतम लिया है, लेकिन भारत की परंपरा से हम उसमें बहुत कम प्राप्त कर पाए हैं। भारत की परंपरा से प्राप्त नहीं कर पाए, ये अपने आप में बड़ी चिंता का विषय है। आज की राजनीतिक व्यवस्था क्या भारत की परंपरा से कुछ नया प्राप्त कर सकती है? भारत के इतिहास से, संस्कृति से, सभ्यता से, जिससे आज विश्व भर प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। कोविड-19 के समय हमने आपने विश्व भर के लोकाचारों को इस प्रकार बदलते हुए देख लिया, हमने शिष्टाचारों को बदलते हुए देख लिया, भारतीय व्यवस्थाओं का, भारतीय परंपराओं को अंगीकार करते हुए लोगों को देख लिया। यह जो परिवर्तन आया है, ये एक समय में एक प्रकार से एक और अवसर है, और मुझे लगता है, मैं मनीष जी का पुनः इस बात के लिए आभार करूंगा, एक बहुत अद्भुत अवसर है जिसमें हम विचार करें कि क्या पश्चिम के इस पूंजीवादी पूरे उपाख्यान के बिल्कुल नष्ट प्राय हो जाने के बाद भारत अपनी वैचारिकी से, अपनी मौलिक चिंतन परंपरा से, सभ्यता से, संस्कृति से, साहित्य से, अपने विस्तृत अगाध जो साहित्य उपस्थित है उससे कुछ ऐसा पुराने में से नया निकाल कर दे सकता है, जो पुरातनता का सत्व निकालता हो, समकालीनता की चिंता करता हो, भविष्य की ओर देखता हो, भविष्य की ओर दृष्टि रखता हो। तो पुरातनता में से सत्व तत्व निकालकर समकालीन की चिंता करते हुए, समसामयिक के बारे में सोचते हुए, भविष्य की दृष्टि रखते हुए, दूर तक देखते हुए भारत कोई विचार दे सकता है क्या? वह विचार केवल ऐश्वर्य का नहीं होगा, वह विचार केवल विकास का नहीं होगा, वह विचार केवल भौतिक समृद्धि का नहीं होगा, वह विचार केवल मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में बुलाने मात्र का नहीं होगा, वह विचार मनुष्य को सबल बनाने का, मनुष्य को
आत्मनिर्भर बनाने का। और आत्मनिर्भर बनाने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि उसे पुराने में लौटना है। आत्मनिर्भर बनाने का अर्थ ये कदापि नहीं है, स्वदेशी बनाने का अर्थ ये कदापि नहीं है कि उसे संसार भर से कट जाना है। भारत की परंपरा में, मैंने प्रारंभ में कहा, स्वदेशी को कुछ लोगों ने ऐसा मान लिया, ऐसा नहीं है। भारत की परंपरा में सहस्त्रों वर्षों से हमने विश्व भर से व्यापार किया। सारा संस्कृत साहित्य समुद्री व्यापारियों के वर्णन से भरा पड़ा है। जातक कथाओं में भी इस प्रकार के वर्णन है सहस्त्रों वर्षों से। इसलिए विश्व से हम अपना संबंध रखें, विश्व की दृष्टि रखें। ये तो संस्कृति ही विश्ववारा है, विश्व की ओर देखती है, संपूर्ण विश्व की चिंता करती है, लेकिन वो उद्भूत होती हो भारत से, उसका उत्स होता हो स्वदेश से। और स्वदेश का अर्थ केवल ये भूमि, इतने क्षेत्र मात्र नहीं है। इनके लिए क्षेत्र है, मेरे लिए भारत एक विचार है, मेरे लिए भारत एक भाव है। भारतवर्ष का भाव उसमें गुंजायमान होता हो, भारतवर्ष का भाव उसमें सन्निहित होता हो। भारतवर्ष का भाव उसमें सन्निहित होने के लिए यह आवश्यक है कि वो अपनी मर्यादाओं से अपनी विलक्षणता बनाएगी, वह अपने आचरण से अपनी विशिष्टता बनाएगी, वह अपनी प्रकृति से अपनी प्रवृत्ति निर्धारित करेगी। तो भारत की राजनीति को स्वदेशी होने के लिए, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए, स्वदेशी भारत के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है एक बार पुनः अपने अतीत की ओर दृष्टिपात करें, सकारात्मक दृष्टि से दृष्टिपात करें, इस रूप में दृष्टिपात करें। संस्कृत कहती है मित्र से चक्षुषा समीक्षा महे। मित्र अपने मित्र की ओर देखता है, बड़े सद्भाव से देखता है, सद्भाव पूर्वक बात करता है, उसकी चिंता करता है। पापान निवारयति योजयते हिताय, उसे पाप से दूर रखता है, हितकारी कामों में लगाता है। गुह्यान निगूहति गुणान प्रकटी करोति, उसके छिपाने योग्य बातों को छिपा लेता है, गुणों को प्रकट करता है। आपद गतम च न जहाति, कष्ट में छोड़ता नहीं है, साथ नहीं छोड़ता। न ददाति काले, आपद गतम च न जहाति ददाति काले, और समय आने पर साथ देता है। सन्मित्र लक्षण विदम प्रविदंति संत, भर्तृहरि ने कहा कि ऐसे सन्मित्र के लक्षण ऐसे बताए जाते हैं। तो मित्र की दृष्टि से जब हम समीक्षा करते हैं तो हम कई बार अच्छा देखते हैं, श्रेष्ठ देखते हैं, निंदा नहीं करते, आलोचना नहीं करते। इस रूप में एक बार मित्र की दृष्टि से भारतीय अतीत की ओर दृष्टिपात करें, अच्छी दृष्टि से भारत के परंपरा को देखें, सांस्कृतिक वैभव को देखें, उस गौरव को देखें और साहित्य को देखें। उसमें से वर्तमान के समय में, पुनः कहूंगा, अतीत में से वर्तमान के लिए बहुत कुछ निकाला जा सकता है जो हमारे भविष्य के लिए लाभदायक हो सकता है, हमारे भविष्य की दृष्टि का निर्माण कर सकता है। तो हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपने अतीत में से समकालीनता को के कितने अंशों के समाधान खोज सकते हैं। समकालीन प्रश्नों के लिए हमेशा समकालीनता के उत्तर आवश्यक नहीं होते। बहुत बार समकालीनता के उत्तर तात्कालिकता पर आधारित होते हैं, और यदि वो तात्कालिकता पर आधारित हैं, इसका अर्थ है जिन्हें हम बहुत शॉर्ट मार्ग कहते हैं कि हमने कोई छोटा रास्ता ढूंढ लिया है, जल्दी का रास्ता ढूंढ लिया है, वो त्वरा हमारी कई बार हमें अनुचित मार्ग पर ले जा सकती है। इसलिए भारत की राजनीति को दूर सोचना प्रारंभ करना होगा। भारत की राजनीति को स्वदेशी होने के लिए सब पर दृष्टि करनी होगी। उसे राजधानियों से बाहर निकलना होगा, उसे भारत के सुदूर क्षेत्रों में जाना होगा, उनकी भी चिंता करनी होगी, उनके बारे में भी सोचना होगा। और देश के प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक समाज, प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक भाषा भाषी, प्रत्येक वर्ग, उन पर विश्वास करना सीखना होगा। राजनीतिक व्यवस्था को इस प्रशासनिक अभिकरण के चंगुल से भी बाहर आना होगा। हम आप जानते हैं भारत की राजनीतिक व्यवस्था में प्रशासनिक चंगुल बहुत अधिक नियंत्रण करता है, और वह नियंत्रण कई बार उनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं की संवेदनहीनता का कारण बन जाता है, जबकि वो नेपथ्य में रहते हैं। तो नेपथ्य से संचालन करने वाले लोगों के बारे में भी एक बार पुनर्विचार की आवश्यकता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को स्वदेशी होने के लिए इस पर विचार करना होगा कि उनके आसपास कौन है। पंचतंत्र की एक बड़ी प्रसिद्ध सी युक्ति है, जो लोग आसपास रहते हैं वे बहुत बार उनको ऐसे रास्ते बता सकते हैं, और जो निर्णय करते हैं वो आसपास वालों पर प्रायः विश्वास कर लेते हैं, अधिक विश्वास कर लेते हैं, अधिक आधृत हो जाते हैं। तो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था के अधिक आसपास रहती है, जबकि वह प्रशासनिक व्यवस्था न तो उत्तरदायी है, न वो जनता के संपर्क में है, न वो सामान्यतः संवेदनशील है। उसकी चिंता करना भी हमारा काम है। इसलिए ये विचार करना होगा कि वो कितने ही बड़े प्रकार के कठिन परीक्षाओं से गुजर के आए, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व तो बड़ा है।
उसकी जवाबदेही समाज के प्रति अधिक है, उनकी समाज से संपर्क बड़ा है, उनके दायित्व बड़े हैं, उन पर ही अपेक्षाएं हैं, उन पर ही लोगों का विश्वास है, उनमें ही लोगों की आस्था है, उस आस्था के कारण ही ये व्यवस्था है। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस बात का विचार भी करें कि वो अधिक से अधिक संवाद, संपर्क, साहचर्य उन लोगों का करें जिनके कारण वो वहां पहुंचते हैं। वे केवल उनका ना करें जो उनके पास पहुंचे हुए हैं, उनका भी ध्यान रखें। मैं समझता हूं भारत की राजनीति को स्वदेशी होने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाने हैं, बहुत से ऐसे मार्ग समझने हैं जो भारत में से निकलते हों, जो भारत के रास्ते हों, भारत की मिट्टी से जन्म लेते हों, भारत की समस्याओं के समाधान भारत में मिलेंगे। मैं प्राय इस बात को कहता हूं, भारत की समस्याएं भारत में जन्मी हैं, भारत में ही उनके समाधान मिलेंगे। उन्हें खोजने के लिए हमारे अधिकारियों के दल बनाकर विश्व में भेजने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अधिकारियों के दल बनाकर गांवों में भेज दीजिए, भारत के कस्बों में भेज दीजिए, वहां रख दीजिए, सामान्य दशाओं में लोगों के साथ रख दीजिए और कहिए अब भारत को समझ लीजिए। भारत को समझने के लिए, इन समस्याओं के समाधान के लिए पश्चिम के बड़े समृद्ध राज्यों के राजधानियों में, बड़े शहरों में, बड़े होटलों में बैठने के लिए मत भेजिए। इन्हें गांव में, कस्बों में, घरों में, मोहल्लों में बसा दीजिए और उस भारत को समझने के प्रयत्न यदि इनके माध्यम से ही होने हैं तो इस प्रकार होने चाहिए। इसलिए भारत के राजनेता वो जमीन से आते हैं, वो लोगों के बीच से आते हैं, लेकिन निरंतर संवाद उनका यदि उतना नहीं हो पाता है तो इस बारे में भी विचार करना चाहिए। भारत की राजनीतिक व्यवस्था को यह भी स्वदेशी होने के लिए विचार करना होगा। विशेषज्ञों का प्रत्येक क्षेत्र में कोई अकाल नहीं है, कोई अकाल नहीं है भारत में। भारत के माननीय प्रधानमंत्री निरंतर इस बात को रेखांकित करते हैं कि भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। भारत की प्रतिभाएं विश्व भर में छाई हुई हैं, विश्व भर में अपना नाम कमाती हैं, अपने दक्षता से, अपनी प्रतिभा से, अपने कर्तव्य निष्ठा से और अपने कठोर परिश्रम से दुनिया भर में, विश्व भर में वो बड़े से बड़े संस्थानों में पहुंच गए हैं। लेकिन भारत में प्रायः विशेषज्ञों का सम्मान या उनकी आवश्यकता राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था महसूस नहीं करती, अनुभव नहीं करती। ये एक दुर्भाग्य की बात है। इसलिए विशेषज्ञों का विशेष सम्मान, उनकी उपादेयता, उनकी प्रासंगिकता, उनका सम्मिलन नीति निर्माण में, प्रक्रियाओं में जिस प्रकार होना चाहिए वो भी भारत, आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है। मुझे लगता है मैं बहुत सारे ऐसे बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर पाया हूँ जिनके बारे में मैं चिंता करता हूँ, जिनके बारे में निरंतर सोचता हूँ, वे आपसे बांट पाया हूँ। आप इनमें से कुछ ऐसे तत्व जरूर खोज पाएंगे जिन पर आप भी चिंता करें, जिनमें आप भी सम्मिलित हों। मेरी आपकी सम्मिलित चिंताएं, मेरी आपकी समेकित चिंताएं एकात्म रूप में होकर संपूर्ण भारत की चिंताएं बनेंगी। इसी आशा, इसी कामना, इसी प्रार्थना के साथ आप सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार।